9 वर्ग में पढ़ने वाले सभी बच्चों को एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग आज के मुख्य क्लास में देखेंगे कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ बोर्ड पे मैंने अंकित किया हुआ है जो अध्याय 5 में। तो अध्याय 5 में पहले भी मैंने कुछ बातों को आपके बीच में जिक्र किया हुआ था। कारण है कि मैं इसे अलग अलग पार्ट में बांट दिया हूं ताकि लंबा चैप्टर नहीं हो और आपको देखने में सहूलियत हो सके, इसलिए इसको मैंने अलग अलग क्षेत्रों में बांटने का काम किया। और इसमें आज देखेंगे जो 5 अध्याय में संसदीय लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के माध्यम से आज मुख्य रूप से बहुत ही अनिवार्य प्रश्न है यह आपके लिए जानना उतना ही जरूरी है जितना आप हमेशा या सिर्फ आपके वर्ग व्यवस्था के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए जानना जरूरी है। क्योंकि इसमें देखेंगे कि राज्य की जो कार्यपालिका होता है और विधान पालिका होता है, इससे संबंधित कुछ बातों को रखा गया है। जैसे आप देखते हैं कि राज्यपाल, नाम सुनते हैं बार बार राज्यपाल। इसके बाद आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री, जैसे मुख्यमंत्री आपके राज्य के हैं तो राज्यपाल कौन है, राज्यपाल का निर्वाचन किस प्रकार होता है, राज्यपाल के कौन कौन से क्षेत्राधिकार होते हैं, राज्यपाल कौन से अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, तमाम बातों का जिक्र इस वीडियो में आपको मिलेगा। इसके साथ आप देखेंगे मुख्यमंत्री के संबंध में, फिर आप देखेंगे विधानमंडल के संबंधित, उसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में देखेंगे और उसके बाद विधान परिषद के बारे में आपको कुछ जानकारियां दी जाएगी। और साथ में आप यहाँ सभापति एवं उपसभापति के बारे में देखेंगे। और इसके साथ साथ आपको मिलेगा सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन कौन से क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। इसके बाद आपको मिलेगा कि राज्य में जो उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है और या उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है तो वहाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, इन तमाम बातों का जिक्र इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कंसिस्टेंट होकर बने रहें और इस वीडियो को देखकर इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठाने का प्रयास करें। और साथ में यह बात न भूलें कि आप मेरे YouTube को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप निश्चित कर लें, क्योंकि आपको एक से एक वीडियोज के माध्यम से आपके विषय वस्तु के अलावा भी आपको जो आवश्यक जानकारियां हैं वो सारे जानकारियां आपको हासिल होने वाली है मेरे YouTube के माध्यम से। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें और देखें यहाँ जैसे राज्य की कार्यपालिका और विधान पालिका की जो बात की जा रही है कि राज्य की कार्यपालिका और विधान पालिका, तो इस संदर्भ में आप देखेंगे यहाँ कि भारत जो देश है यह संघीय शासन प्रणाली पर आधारित यह देश है, संघीय शासन व्यवस्था है। यहाँ इस व्यवस्था के अनुसार आप देखेंगे या इस व्यवस्था के अनुसार आप पाएंगे कि संघीय सरकार एवं राज्य सरकार की जो बातें की गई है, यहाँ यह संघीय सरकार और राज्य सरकार के रूप में यह व्यवस्था यहाँ पे कार्यरत किया गया है हमारे देश में। जैसे इसी प्रकार की जो व्यवस्था है आप अमेरिका में भी देखेंगे तो अमेरिका में भी इसी तरह की व्यवस्था पाई गई है। और यह अमेरिका का एक कहा जा सकता है कि हमारे संविधान में यह अमेरिका से लिया गया यह प्रावधान है, अमेरिका से लिया गया यह नियम है। तो इस तरह से अमेरिका में भी यही चीज देखने के लिए मिलता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क आपको नजर आएगा और फर्क होगा जो हम अगले सीरीज में जरूर इसको बताएंगे। फिर भी हम कहेंगे कि भारत जो है, भारत में जो संघवाद की बात है तो संघवाद या संघ के अनुरूप ही राज्य के बारे में या राज्य जो होता है, राज्य की जो सरकारें होती है, राज्य की सरकारों में भी संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना मुख्य रूप से की गई है। और राज्य कार्यपालिका जो है, इस राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, आदि आदि ऐसे महत्वपूर्ण जो पद होते हैं यहाँ सृजित किए गए हैं। चूंकि राज्यपाल और राज्य की जो कार्यकारिणी की बात की जाती है, इसका राज्यपाल जो होता है इस कार्यकारिणी का प्रधान माना जाता है। राज्य के लिए राज्यपाल जो होता है कार्यकारिणी का मुख्य होता है, वही प्रधान होता है। और व्यवहार में अगर कहा जाए तो व्यवहार में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही, यानी जो मुख्यमंत्री होते हैं जिस राज्य में, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही यह मंत्रिमंडल ही कार्यपालिका का, एक तरह से कहा जाए कार्यपालिका का यहाँ प्रधानमंत्री होता है। तो हम देखेंगे इसमें राज्यपाल क्या है, राज्यपाल के संदर्भ में जितनी बातें हैं इसको आप ध्यानपूर्वक समझेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर सामान्य रूप से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। और यह नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत के रूप में इसे कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत यहाँ राज्यपाल होते हैं। जिस राज्य में भी राज्यपाल होते हैं वहां वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होते हैं। और 5 वर्षों के भीतर भी अगर वह चाहें,
राज्यपाल, तो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। यानी बीच में जब भी वो चाहें त्यागपत्र देकर पद से अपने आप को हट सकते हैं। और विधानसभा द्वारा जो बातें की जाती है कि विधानसभा राज्यपाल की को इस तरह से कतिपय एक अधिकार और दायित्व दिए गए हैं, जो राज्यपाल विधानसभा में जो बहुमत दल के नेता होते हैं उसे मुख्यमंत्री नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल को है। यदि किसी भी दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो जाता है या किसी भी दल को विधानसभा में बहुमत नहीं होता है, तो जब विधानसभा में बहुमत नहीं होगा तो वह दो से अधिक दलों के गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करने का काम करते हैं। इसके साथ यह राज्यपाल जो है निर्धारित अवधि में जिसको वह नियुक्त करते हैं, उस मुख्यमंत्री को अपने एक निर्धारित समय होता है, निर्धारित अवधि होता है, उस निर्धारित अवधि में विधानसभा में बहुमत पेश करना जरूरी होता है। अपना बहुमत पेश करना पड़ता है उस मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री के परामर्श से यहाँ राज्यपाल जो होते हैं अन्य मंत्रियों को भी नियुक्ति करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ उनके बीच में जो विभाग का बंटवारा होता है, विभाग का बंटवारा भी यह मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल करते हैं। इसके अलावा वे राज्य के एक तरह से कहा जाए तो राज्यपाल जो होते हैं राज्य के महाधिवक्ता कहे जा सकते हैं। राज्य लोक सेवा या राज्य के महाधिवक्ता के रूप में, या यहाँ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, या संसद सदस्य एवं अन्य अधिकारी जो होते हैं उनकी नियुक्ति करने का काम भी राज्यपाल ही करते हैं। लेकिन यह सारी जो नियुक्तियां होती है राज्यपाल अपने स्वविवेक से नहीं करते हैं, बल्कि यह मुख्यमंत्री के परामर्श से ही करते हैं। राज्यपाल को कई तरह के विधायी अधिकार दिए गए हैं, विधायी शक्तियां प्राप्त है, और खासकर ये विधानसभा के किसी भी एक सदन या यहाँ दोनों सदन का बैठक की बात किया जाए तो बैठक को बुलाने का अधिकार रखते हैं और बैठक को स्थगित करने का भी अधिकार रखते हैं। उन्हें विधानसभा को विघटित करने का भी अधिकार है। और इस तरह से राज्य जो विधानमंडल होता है, राज्य विधानमंडल के जो संयुक्त रूप से या संयुक्त अधिवेशन होता है, उस संयुक्त अधिवेशन में उसे संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का भी उल्लेख संवैधानिक रूप से राज्यपाल के लिए किया गया है। राज्यपाल जो होंगे उन्हें विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का भी अधिकार है। आप याद रखेंगे विधानसभा के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का भी काम राज्यपाल के जिम्मे दिया गया है कि 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का यहाँ अधिकार भी राज्यपाल के हाथों में है। जिस समय विधान मंडल का अगर अधिवेशन नहीं चल रहा होता है तो उस समय किसी आवश्यक कानून का निर्माण आवश्यक हो तो वे एक तरह से अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। इसी तरह से आप देखेंगे कि सामान्यतः जो सामान्य विधेयक होता है वैसे सामान्य विधेयक पर भी राज्यपाल महोदय का अनुमोदन निश्चित रूप से आवश्यक होता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई भी विधेयक एक तरह से कानून बन पाता है, अन्यथा वह कानून का रूप नहीं ले पाता है। राज्यपाल की कुछ न्यायिक अधिकार इस प्रकार से भी और दिए गए हैं कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति में भी उसमें उनसे परामर्श लेने का काम किया जाता है। उन्हें किसी भी तरह के सजा पाए हुए व्यक्ति को सजा को कम करने का भी अधिकार दिया गया है, उसे परिवर्तित करने का अधिकार दिया गया है, माफ करने का भी अधिकार दिया गया है। लेकिन एक बात तय है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिल गया है तो मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार राज्यपाल के हाथों में नहीं है। राज्यपाल खासकर ऐसे देखेंगे कि यदि विश्वास यह हो जाता है कि राज्य का प्रशासन संवैधानिक प्रावधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो जब संवैधानिक प्रावधान के अनुसार नहीं चल रहा है और यह बात राज्यपाल को महसूस होने लगे तो इस आशय की सूचना राष्ट्रपति को भेजेंगे, और राष्ट्रपति को जब इसकी सूचना भेजेंगे तो उनकी अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति जो होते हैं राष्ट्रपति शासन लागू करने का काम करते हैं। क्योंकि जिस राज्य के राज्यपाल जब तक अनुशंसा नहीं करेंगे तब तक किसी राज्य में अगर विधि व्यवस्था गड़बड़ हुई हो या किसी भी प्रकार की समस्याएं हो तो वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हो सकता है। राज्य में राष्ट्रपति जो होते हैं, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में वह सिर्फ केंद्रीय सरकार के एक तरह से एजेंट के रूप में कहे जा सकते हैं कि राज्यपाल एक एजेंट यानी अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं और केंद्र के अभिकर्ता बन जाते हैं, क्योंकि केंद्र उसका संचालन करने लगता है, राज्य को चलाने का काम करने लगता है और राज्यपाल उसके एजेंट के रूप में काम करते हैं।
वह राज्य में जो स्थित विश्वविद्यालय होता है, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, जिसे हम चांसलर भी कह सकते हैं, एक तरह से कहा जा सकता है कि राज्यपाल सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति माने जाते हैं। यह संवैधानिक प्रावधान में दिया गया है, अर्थात पूरे विश्वविद्यालयों के, वे राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में होते हैं। इस तरह वैधानिक तौर पर राज्यपाल की जो शक्तियां होती है वह काफी ही व्यापक दिखाई जाती है, कि वैधानिक तौर पर राज्यपाल की शक्तियां काफी ही व्यापक है। लेकिन सामान्य अगर संसदीय प्रणाली में बात की जाए, संसदीय परंपरा के अनुसार अगर बातें की जाए, तो उन संसदीय परंपरा के अनुरूप इन शक्तियों का उपयोग अगर कहा जाए तो यह व्यवहार में मंत्रिमंडल ही करता है। इस तरह से राज्यपाल वहां नाम मात्र के प्रधान बने रह जाते हैं, अर्थात वह नाम मात्र के लिए प्रधान हो पाते हैं, क्योंकि यह मंत्रिमंडल के हाथों में पावर चला जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार हुआ, राज्यपाल के पास कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन से क्षेत्र अधिकार में वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे बिंदुओं पर देखेंगे कि मुख्यमंत्री के संबंधित। तो मुख्यमंत्री में जैसे आप जानते हैं कि विधानसभा में जो बहुमत दल होता है, तो बहुमत दल या गठबंधन के जो बहुमत दल के नेता होते हैं, उन्हें राज्यपाल मुख्यमंत्री मनोनीत करने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जो होते हैं विधानसभा के नेता कहे जाते हैं, और मुख्यमंत्री जब विधानसभा के नेता होते हैं तो यहाँ मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने का काम करते हैं, जो इसके पहले भी मैंने अभी जिक्र किया था। इसके मध्य अगर किसी भी प्रकार का विभाग होता है, इसका वितरण भी वो करते हैं। वह मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने का काम करते हैं, और साथ साथ वह मंत्रियों के मध्य में एक तरह की समन्वय यानी कड़ी का काम करते हैं। अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होता है, ऐसे नियुक्ति एवं उस तरह के मध्य जो विभाग होते हैं, ऐसे विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री पूर्णतः, यहाँ मुख्यमंत्री जो होते हैं पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। उसे दल का प्रभावशाली सदस्य को न सिर्फ विधान मंडल के स्थान देना पड़ता है, बल्कि यह कहा जाए कि विधानमंडल के स्थान के साथ साथ यहाँ मुख्यमंत्री को उन्हें विशेष एक विभाग देने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि जो प्रभावकारी नेता होते हैं। इसके साथ आप यहां पाएंगे मुख्यमंत्री के संबंध में कि जो संवित मंत्रिमंडल होता है, तो यहाँ संवित मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री को अपने संशोधनों के माध्यम से या अपने सहयोग दल को विशेष ध्यान रखने की जरूरत पड़ता है, और अपना विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और वर्तमान समय में जैसे आप देखेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो हैं, तो नीतीश कुमार को जैसे ही जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में चुना, तो गठबंधन की सरकार में यहाँ प्रभावी होने के कारण सुशील मोदी को वित्त का विभाग देना पड़ा, क्योंकि यह जैसे ही प्रभावी नेता होंगे तो उन्हें विभाग का बंटवारा निश्चित रूप से करना पड़ेगा, और यह मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व पर भी बात निर्भर करता है। फिर हम देखेंगे मंडल के बारे में। तो विधानमंडल की जो स्थिति है, विधानमंडल में जैसे आप देखेंगे कि संविधान में यह स्पष्ट ही वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, और राज्य और कुछ जो वहाँ के राज्य होंगे, यानी कुछ राज्यों में 2 सदन होंगे। 2 सदन में आप देखेंगे कि एक तरह से विधानसभा का सदन होगा, दूसरा यहाँ जो विधान परिषद का सभा होगा। तो इस तरह के 2 सदन यहाँ पाए जाएंगे। इसी के अंतर्गत यहाँ जो विधि व्यवस्था होगा, विधि व्यवस्था का संचालन किया जाएगा, क्योंकि किसी राज्य के विधानमंडल में 1 सदन होंगे या 2 सदन होंगे, इसका निर्धारण जो करना है, इसका निर्धारण करने के बीच में यहाँ विधानमंडल के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, इस प्रतिनिधि की अनुशंसा पर संसद को यह प्राप्त होता है। जैसे आप देखेंगे कि भारत में जितने राज्य हैं, तो जितने राज्य हैं सभी राज्यों में खासकर 2 सदन नहीं पाए जाते हैं। 2 सदन पाए जाने वाले कुछ विशेष राज्य होते हैं, जिसमें आप यहाँ जिक्र करेंगे, उत्तर प्रदेश का नाम देखेंगे, बिहार का नाम देखेंगे। उत्तर प्रदेश होगा, बिहार होगा, इसके बाद आप महाराष्ट्र देखेंगे, फिर कर्नाटक की बात देखेंगे, या जम्मू कश्मीर की बात देखेंगे। तो 2 केंद्र शासित ऐसे प्रदेश हैं, या 2 केंद्र शासित प्रदेश में जैसे दिल्ली और पुडुचेरी की बात जो आता है, यानी इसे पांडिचेरी भी कहा जाता है, वहां पे 1 सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। इसके साथ संविधान के अनुसार विधानसभा की बात आप समझेंगे कि विधानसभा की अधिकतम संख्या ज्यादा से ज्यादा
500 तक निर्धारित किया गया है कि 500 से ज्यादा किसी भी विधानसभा का संख्या नहीं होगा। जब 500 से ज्यादा जहां विधानसभा की संख्या होने लगेगा वहां 2 राज्यों का निर्माण कर दिया जाएगा। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं कि और न्यूनतम संख्या यहाँ, अधिकतम संख्या तो आपका 500 हो गया, लेकिन कम से कम संख्या 60 से कम नहीं होना चाहिए। किसी भी विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है 60 से कम नहीं होना चाहिए और 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे भारत में आप खासकर बिहार राज्य में देखेंगे कि बिहार राज्य में जब आज के डेट में 243 है विधानसभा सदस्यों की संख्या, लेकिन जब बिहार और झारखंड एक साथ जुड़ा हुआ राज्य था तो उस समय कुल मिलाकर 318 यहाँ सदस्यों की संख्या हुआ करता था। और 318 के बाद बिहार और झारखंड का अलग अलग बंटवारा हो गया। तो यह विधान परिषद में, और यहाँ पे जो आप देखेंगे बिहार में जितने विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बच गया, तो विधान परिषद में यानी कि विधानसभा में आपके 243 सदस्य संख्या है और विधान परिषद में 75 सदस्य संख्या है। अब यहाँ जो है विधान परिषद में 75 जो सदस्य संख्या होते हैं, इसमें भी आपको कुछ बातें जानने के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग क्षेत्रों से विधान परिषद के सदस्य संख्या का यह निर्वाचन होता है। अब कैसे कैसे आते हैं, तो 27 ऐसे लोग होते हैं कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। संख्या याद रखेंगे कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले लोगों की 27 संख्या होता है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से जो कुल संख्या होता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 27 लोग होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि शिक्षक निर्वाचन से भी जो लोग होते हैं यह 6 शिक्षक निर्वाचन से होते हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 6 लोग चुन के आते हैं। फिर आप स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में देखेंगे कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भी 6 लोग चुन के आते हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भी 6 लोग चुन के आते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जो स्थानीय प्राधिकार होता है, तो स्थानीय प्राधिकार से भी 24 सदस्यों का चुनाव होता है। यह स्थानीय प्राधिकार की बात होता है। स्थानीय प्राधिकार से 24 सदस्य संख्या का निर्वाचन होता है। फिर आप देखेंगे कि जो मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा, वैसे राज्यपाल के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है जो ये मनोनीत होते हैं। यहाँ राज्यपाल के माध्यम से 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। यानी इस तरह कुल मिला के विधान परिषद की संख्या आपके बिहार में कितना हो जाता है, 75 हो जाता है। और 75 यहाँ सदस्यों का जो चुनाव किया गया या बिहार विधान परिषद के माध्यम से, यानी बिहार विधान परिषद के जो, अब यहाँ देखेंगे इसमें कि इनका निर्वाचन जो होता है आंग्ल भारतीय समुदाय, जिसे एग्लो इंडियन सिटीजनशिप कहा जाता है या कम्युनिटी कहा जाता है, कि मनोनीत सदस्य को छोड़कर विधान परिषद के जो अन्य सदस्य होते हैं का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से राज्य के जो मतदाता होते हैं उनके मतदाताओं के द्वारा किए जाते हैं। और मतदाताओं का ऐसे न्यूनतम आयु जो है आज के डेट में आपको पता होना चाहिए कि 18 वर्ष है। और जो अभ्यर्थी होते हैं, अभ्यर्थी का न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद विधानसभा का जो कार्यकाल होता है यह 5 वर्षों के लिए होता है। और विधानसभा कार्यकाल जब 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में राज्यपाल जो होते हैं इसे पहले भी भंग करने की शक्ति रखते हैं और पहले भी भंग किया जा सकता है। या विधान परिषद की जो स्थिति होता है, विधान परिषद का कभी भी विघटन नहीं होता है। जो 75 सदस्यों का यहाँ निर्वाचन हुआ तो यह कभी भी विघटन नहीं होता है, लेकिन विधानसभा जो होता है यह विघटन हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में, चुनाव की परिस्थिति में विघटित होता है। और इस तरह से विधायी क्षेत्र में विधानसभा प्रमुख सदन के रूप में जाना जाता है। और वित्त विधेयक सिर्फ विधानसभा में ही उपस्थित किया जा सकता है। जो भी वित्त विधेयक होता है, या वित्त विधेयक से संबंधित जो भी मामले होंगे, या सिर्फ विधानसभा में ही उपस्थित किए जा सकते हैं। वित्त विधेयक और उसके बाद की जो विधान परिषद में, यानी वित्त विधेयक उसके बाद ही क्या कहता है कि उसे विधान परिषद में उपस्थित किया जाता है। और विधान परिषद उसे अधिक से अधिक 14 दिनों तक ही रोक सकता है। ज्यादा से ज्यादा उसे 14 दिन तक उसे रोकने की अधिकार दिए गए हैं। और इस अवधि में यदि उसे अगर उस विधान परिषद को कहा जाए कि वह मुख्य रूप से पारित नहीं करता है तो उसे स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। जब विधानसभा का जो वित्त विधेयक है, इस वित्त विधेयक को विधान परिषद में भेजा जाए और 14 दिनों तक अगर उसे पारित नहीं किया जाए
वहाँ सहमति नहीं किया जाए तो उसे स्वतः पारित मान लिया जाता है। इस अवधि में यहाँ कहा जाता है कि परिषद द्वारा वित्त विधेयक में यदि कोई संशोधन की बात आता है, किसी तरह की परिवर्तन की बात आता है अथवा अनुशंसा भले ही किया जा सकता है, जो उसे स्वीकार या अस्वीकार करना या विधानसभा की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि विधानसभा चाहेगा तो उस संशोधन को, परिवर्तन को या अनुशंसा जो भी किया गया हो उस पर वो विचार करे या न करे, विधानसभा के ऊपर निर्भर करता है। साधारण विधेयक जो होता है, साधारण विधेयक पर विधान परिषद को 4 महीने तक अपने पास, यहाँ कहा गया है कि 4 महीने में ही अपनी स्थिति को स्पष्ट कर देना पड़ता है कि 4 महीने के अंदर तक उसे रोक सकता है, अपनी स्थिति को स्पष्ट करने की बात दिखा सकता है और 4 महीने के बाद उसे रोकने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसके साथ साथ आप यहाँ देखेंगे कि अगर वह 4 महीने से ज़्यादा समय तक रखता है अन्यथा या विधेयक दोनों सदन में पारित निश्चित रूप से मान लिया जाता है और विधान परिषद को ही विधानसभा का या विधानसभा के जो समान मंत्री होते हैं, मंत्रियों से प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न पूछने, इसके साथ साथ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इत्यादि लाने का अधिकार भी दिया गया है। लेकिन अगर हम कहें कि उसे अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, यह सिर्फ अधिकार किसको है तो विधानसभा को ही यह अधिकार दिया गया है। पुनः मंत्रिपरिषद की बात देखेंगे कि मंत्रिपरिषद के पास या मंत्रिपरिषद के सभी जो सदस्य होते हैं, इस सदस्य को सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि विधानसभा ही जो होती है वह सरकार के सिर्फ निंदा प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का काम कर सकता है। अब यहाँ अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की बात करेंगे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का किस प्रकार के अधिकार और कार्य दिए गए हैं। तो विधानसभा अपने सदस्यों के रूप में या अपने जो भी सदस्य होते हैं विधानसभा के, तो विधानसभा अपने सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करता है और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करता है। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित होता है जिस दिन और उस दिन बैठक होता है तो वहाँ उपाध्यक्ष ही क्या होता है कि अध्यक्ष के कार्यों को संपादित करता है। फिर यहाँ विधान परिषद की बात देखेंगे कि विधान परिषद क्या होता है। तो विधान परिषद में आप पाएंगे कि वर्तमान समय में भारत में 6 राज्यों में ही विधान परिषद की व्यवस्था की गई है और ये 6 राज्यों में जो मैंने ऊपर ही जिक्र किया हुआ था कि 6 राज्यों में विधान परिषद कायम है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार आप पाएंगे कि विधानसभा अपने सदस्यों के, जो विधानसभा के सदस्य हैं, सदस्यों के बहुमत द्वारा यहाँ मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत जो होता है, 2/3 बहुमत से अपने राज्य में विधान परिषद को यहाँ स्थापित करने या समाप्त करने का आग्रह संसद के पास भेज सकता है। संसद चाहे तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करे या चाहे तो अस्वीकार कर दे, या संसद के ऊपर निर्भर करता है। संविधान द्वारा खासकर यहाँ विधान परिषद के जो न्यूनतम और अधिकतम जो संख्या होता है, यह विधानसभा के कुल संख्या का 1/3 सदस्य संख्या के रूप में हो सकता है। और विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं, 1/3 सदस्य यहाँ संसद राज्य की जो स्थानीय निकाय होता है, स्थानीय निकाय कहा जाए, ग्राम कचहरी या ग्राम पंचायत कहा जाए, नगर सभाएं कहा जाए इत्यादि द्वारा निर्वाचित भी होते हैं। और पुनः 1/3 जो सदस्य होते हैं विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं और इनका जो निर्वाचन होता है कुल सदस्य का 1/2 भाग राज्य के विश्वविद्यालय के स्नातक और 1/2 भाग जो होते हैं जो माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय और यहाँ विश्वविद्यालय के शिक्षक द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और कुल जो होते हैं सदस्यों की संख्या, उस सदस्यों की संख्या में 1/6 भाग जो होता है वह राज्यपाल ऐसे लोगों को मनोनीत करने का काम करते हैं जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हों या समाज सेवा में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हों, या जो लोग साहित्य के क्षेत्र में आगे हों, जो कला के क्षेत्र में आगे हों, ऐसे लोगों का मनोनयन जो होता है या राज्यपाल के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद आप यहाँ आप पाएंगे कि जैसे राज्यसभा विधान परिषद एक अस्थायी रूप से माना जाता है कि अस्थायी सदन होता है और जिनमें 1/3 सदस्य होते हैं। 1/3 सदस्य को यहाँ 2 वर्षों के अंतराल में पद मुक्त होना पड़ता है और उनके स्थान पर जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं वे वहाँ चले जाते हैं और इस तरह से कभी सदन भंग नहीं होता है। इस प्रकार इनका कार्यकाल जो निर्धारित किया गया है यह 6 वर्षों का समय निर्धारित किया गया है।
तो फिर अब देखेंगे सभापति और उप सभापति के संबंध में कि सभापति और उप सभापति का क्या दायित्व होता है। तो यहाँ पाएंगे कि सभापति और उप सभापति में जैसे विधान परिषद की बात समझेंगे कि विधान परिषद जो है अपने सदस्यों में से एक सभापति के रूप में और एक उप सभापति के रूप में निर्वाचन करने का काम करता है। और सभापति जो होते हैं यहाँ परिषद के रूप में यानी सभापति परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने का काम करते हैं। और उप सदन की जो शांति व्यवस्था कायम करने की बात आता है, किसी विधेयक पर किसी भी आवश्यकता अनुसार मतदान कराना या मतदान संबंधित यहाँ मतदान के परिणाम की घोषणा का अधिकार उसे अपने पास निश्चित होता है। उसकी अनुपस्थिति में जहाँ सभापति नहीं होंगे, अनुपस्थित होंगे, उनके अनुपस्थिति में उप सभापति ही सभापति के पदों का कार्यभार संभालेंगे। साधारण विधेयक जो होगा वहाँ साधारण विधेयक के रूप में खासकर विधान परिषद में भी उपस्थित किया जा सकता है। और साधारण विधेयक जब विधान परिषद में उपस्थित किया जा सकता है यदि विधानसभा द्वारा यहाँ विधानसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक की बात आता है तो कोई भी विधेयक विधान परिषद के पास भेजा जाता है। और जब विधान परिषद में इसे भेजा जाता है तो परिषद के लिए यह खासकर आवश्यक हो जाता है कि वह उस पर 3 महीने के अंदर विचार अपना कर सकता है। और 3 महीने के अंदर अगर विचार नहीं करता है तो यदि विधान परिषद द्वारा ऐसे संशोधन पेश किए जाते हैं तो जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होता है तो वैसे स्थिति में या उस विधेयक को अस्वीकार कर दे तो ऐसी स्थिति में विधानसभा उस विधेयक पर दोबारा विचार करती है। और यदि विधानसभा जो होता है विधानसभा उस विधेयक को दोबारा पारित कर दे तो अथवा विचार यहाँ विधान परिषद को स्वीकार कर उसे दे दे तो उसे पुनः विधान परिषद के पास भेजा जाता है। और इस बार यदि विधान परिषद उसे 1 महीने के अंतर्गत स्वीकार या अस्वीकार करे उस विधेयक को राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। और उसके बाद इस प्रकार माना जाता है कि साधारण विधेयक से संबंध जो भी होते हैं साधारण विधेयक से संबंधित यहाँ जो संबंध होते हैं विधान परिषद की शक्ति काफी सीमित हो जाती है। और किसी भी साधारण विधेयक को यहाँ ज्यादा से ज्यादा 4 महीने के अंदर तक रोकने का अधिकार यहाँ पाया जाता है। जबकि वित्त विधेयक जो होता है उसे मात्र 14 दिनों के अंदर तक ही रोक सकते हैं। इससे ज्यादा रोकने का अधिकार यहाँ विधान परिषद को नहीं है। फिर हम यहाँ अब बातें करेंगे कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में देखेंगे कि जैसे भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई है, सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार दिए गए हैं कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायपालिका की बात है कि किसी भी न्यायालय में या किसी भी न्यायालय को यहाँ किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल और संचालन करने के लिए बहुत ही सफल रखने के लिए मुख्य रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय एक तरह से आवश्यक माने जाते हैं। कि जहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय नहीं हो वहाँ लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यदि ऐसा न हो तो एक तरह से अव्यवस्था पूरे देश में अराजकता के रूप में फैल सकती है और लोगों को या लोगों के अंदर अधिकांश रूप से एक तरह से लोग जो होंगे अर्थहीन बन जाएंगे। और ऐसे संविधान निर्माता जो होते हैं, जो संविधान निर्माता थे देश में, भारतवर्ष के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान उल्लेखित किए हुए हैं। और इसके अनुसार समूचे देश में न्यायपालिका की एक अलग तरह की व्यवस्था की गई है। भारत में अगर कहा जाए कि एकल न्यायपालिका की व्यवस्था है, इसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। और संक्षिप्त रूप में आप देखेंगे इसको कि जो एकल न्यायपालिका है, न्यायपालिका की संरचना भारत में किस प्रकार से की गई है। तो सबसे पहले अगर आपका न्यायपालिका होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। और सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे अगर आप देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के नीचे क्या होता है कि उच्च न्यायालय जो राज्यों के लिए बने हुए हैं उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय के नीचे आप देखेंगे कि प्रत्येक राज्यों में जो आपका जिला न्यायालय होता है, यानी जिला न्यायालय बनाया गया है। और जिला न्यायालय के अंतर्गत भी कई पार्ट कर दिए गए हैं जिसमें अलग अलग पार्ट में बांटे गए हैं। जिसमें एक फौजदारी विभाग होता है, यानी फौजदारी न्यायालय जिसको कहा जाता है, फौजदारी न्यायालय कहा जाता है। और इसके बाद आप देखेंगे कि इसके दूसरे हिस्से में आप देखेंगे कि दूसरे हिस्से में दीवानी न्यायालय होता है, दीवानी न्यायालय इसमें होता है। इसके बाद आप देखेंगे इसके तीसरे हिस्से में जो जिला न्यायालय के अंतर्गत राजस्व न्यायालय की व्यवस्था की गई है।
तो इसमें देख रहे हैं कि फौजदारी का मतलब किसी भी तरह का आपराधिक मामला जो होता है फौजदारी न्यायालय में आता है। दीवानी न्यायालय का मतलब किसी भी तरह का जमीनी संबंधी मामला जो होता है यहाँ दीवानी मामले में आता है। राजस्व मामला यानी राजस्व संबंधित कोई भी बात आता है। अब इसके अंतर्गत भी कई इसके छोटे पहलू होते हैं, जैसे आप फौजदारी मामले में देखेंगे जिसमें सेशंस न्यायालय की स्थापना की गई है। इसके नीचे देखेंगे तो आप चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की न्यायालय की स्थापना की गई है। उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ मजिस्ट्रेट प्रथम का व्यवस्था किया गया है, यानी जिसे फर्स्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। फर्स्ट मजिस्ट्रेट के नीचे देखेंगे तो यहाँ सेकंड मजिस्ट्रेट की व्यवस्था या सेकंड मजिस्ट्रेट का प्रावधान किया गया है। और सेकंड मजिस्ट्रेट के नीचे देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का प्रबंध किया गया है। और उसके नीचे देखेंगे तो ग्राम कचहरी की व्यवस्था किया गया है। तो इस तरह से आप बढ़ते हुए क्रम में देख सकते हैं, ग्राम कचहरी हुआ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हुआ, मजिस्ट्रेट यहाँ सेकंड हुआ यानी सेकंड मजिस्ट्रेट जिसको कहा जाता है। उसके बाद फर्स्ट मजिस्ट्रेट होता है। इसके बाद आप पाएंगे कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया। इसके बाद आप देखेंगे सेशंस कोर्ट हो गया। उसके बाद देखेंगे फौजदारी न्यायालय। उसके बाद देखेंगे जिला न्यायालय, तब होता है उच्च न्यायालय। उसके बाद होता है सर्वोच्च न्यायालय। तो इस तरह आप ऊपर नीचे घटते हुए क्रम में देखेंगे। फिर दीवानी न्यायालय के अंतर्गत आप पाएंगे कि दीवानी न्यायालय जिला में जो होता है, इसके नीचे जो देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट के नीचे देखेंगे कि सब जज कोर्ट होता है। सब जज कोर्ट के नीचे आप पाएंगे कि मुंसिफ कोर्ट होता है। और मुंसिफ कोर्ट के नीचे जो होता है यानी एडिशनल मुंसिफ कोर्ट कहा जाता है। और एडिशनल मुंसिफ कोर्ट के नीचे देखते हैं तो ग्राम कचहरी यहाँ पाया जाता है। पुनः आप राजस्व न्यायालय में भी देखेंगे कि इसके जो हिस्से हैं कि राजस्व न्यायालय के नीचे जो होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है। इसके बाद देखेंगे कि एडीएम कोर्ट होता है। एडीएम कोर्ट के नीचे देखेंगे कि डीसीएलआर कोर्ट होता है। और इसके बाद देखेंगे तो अंचलाधिकारी का कोर्ट होता है। तो इस तरह से न्यायालय का प्रबंध, एकल न्यायालय व्यवस्था हमारे देश में यह प्रावधान किया गया है। इसके बाद भारत में जो एकीकृत व्यवस्था की गई है, तो इस एकीकृत व्यवस्था में आप पाएंगे कि न्यायपालिका यहाँ पे मुख्य रूप से कार्यरत है। और न्यायपालिका कार्यरत है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय अवस्थित है। और यह न्यायपालिका के जो शीर्ष देखेंगे तो सबसे शीर्ष पर कौन सा न्यायालय बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे अवस्थित है। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो होता है देश के लिए अंतिम निर्णय होता है। इसके बाद किसी भी प्रकार का निर्णय परिवर्तित नहीं होता है। जैसे आप इसमें जानेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अगर परिवर्तन कराने की बात आता है तो राष्ट्रपति के पास जाया जाता है। राष्ट्रपति के पास आवेदन देने के बाद राष्ट्रपति उस पर विचार करेंगे। और विचार करने के बाद अगर वो विचाराधीन अगर होता है, विचार के अंतर्गत आता है, तो उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। या राष्ट्रपति के विवेक पर, स्वविवेक पर निर्भर करता है कि किस तरह के मामले हैं। जबकि अमेरिका में देखेंगे कि दोहरी यहाँ पे नागरिकता व्यवस्थित है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता व्यवस्था है। और दोहरी व्यवस्था होने के कारण यहाँ जो होता है, यहाँ संघीय कानून के लिए जो संघीय न्यायालय होता है, वहाँ संघीय कानून से संबंधित या संघीय कानून जो होता है, संघीय कानून से संबंधित जो विवाद होते हैं, ऐसे विवादों की सुनवाई इन न्यायालयों में निश्चित रूप से होती है। और खासकर इसके शीर्ष पर वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय ही होता है। और इनमें जबकि राज्यों के कानूनों में जो संशोधन किया जाता है, वैसे संशोधित रूप में इसका निर्णय राज्य के न्यायालय में ही होता है। फिर यहाँ भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की बात अगर हमने किया कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, तो भारत का संविधान जब 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था, उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय की विधिवत उद्घाटन करने का काम भी किया गया। पुनः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अगर हम योग्यता की बात करें कि कौन व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, तो इसके लिए कई योग्यताओं का होना जरूरी होता है। सबसे पहले आप जानेंगे कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता के रूप में देखेंगे कि कम से कम 5 वर्षों तक किसी भी उच्च न्यायालय में या अधिक से अधिक या 5 वर्षों से या 5 वर्षों से अधिक उच्च न्यायालयों में वह न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में वह अधिवक्ता का कार्य कर चुका हो। राष्ट्रपति की राय में यह पता चले कि वह विधि का अच्छा वेता हो, विधि का अच्छा ज्ञाता हो। इस तरह से जहां नियुक्ति की बात आता है कि नियुक्ति कैसे होता है, तो न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रपति ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। यह अपने इस दायित्व का निर्वहन करने वाले, यानी दायित्व का निर्वहन जो होता है, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं एवं भारत सरकार के विधि जो मंत्रालय होता है, इसी की अनुशंसा पर यह किया जाता है। न्यायाधीशों की जो अवकाश होता है, अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष निश्चित की गई है। और इस अवधि में उन्हें सिर्फ महाभियोग के द्वारा हटाने का भी प्रावधान किया गया है।
अगर न्यायाधीशों पे महाभियोग लगाया जाए तो उन्हें बीच में हटाने का भी प्रावधान किया गया है। महाभियोग के पारित होने के लिए संसद के दोनों सदन जो होते हैं, वहां संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि महाभियोग ऐसे नहीं लगाया जा सकता है, नहीं तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो 2/3 बहुमत होना जरूरी होता है। यह प्रक्रिया जो होता है, यह प्रक्रिया इस प्रक्रिया से यदि महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो राष्ट्रपति उन्हें पदमुक्त करने का काम करते हैं। फिर हम देखेंगे कि इनका क्षेत्राधिकार किस प्रकार का होता है, कौन से क्षेत्र में इनको अधिकार दिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसको प्रारंभिक और अपीलीय दोनों प्रकार के क्षेत्रों का अधिकार दिया गया है। प्रारंभिक अधिकार भी है क्षेत्र, और इसके बाद अपीलीय अधिकार भी दिया गया है। ऐसे सामान्य विवाद जो होते हैं, सामान्य विवाद जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में संबद्ध हो, तथा ऐसे विवाद जिसमें देखा जाए कि एक पक्ष जो होता है केंद्र सरकार हो और दूसरा पक्ष जो होता है एक से अधिक राज्य हो, इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो होते हैं, इस क्षेत्राधिकार के अधीन यह बात आता है। और इसके साथ इसके अलावा मौलिक अधिकार से संबंधित यहाँ मौलिक अधिकार जो होते हैं, ऐसे मामलों में इसे उच्च न्यायालय के साथ साथ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी प्राप्त हुए हैं। और इसके साथ मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकारों को लागू करना, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए इसे विभिन्न प्रकार के जो रिट्स होते हैं, यानी जिसे हम प्रलेख कहते हैं, तो अलग अलग तरह के रिट्स का यहाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके बाद परामर्श, इसके बाद आप देखेंगे प्रतिषेध का अधिकार परीक्षा की बात, और इसके बाद उत्प्रेषण इत्यादि जारी करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। इन सबों के अलावा अगर देखा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ संविधान का संरक्षक बनाया गया है, वह संविधान की व्याख्या करता है, वह कार्य जो होता है न्यायालय के जो संविधान पीठ होता है, संविधान पीठ के द्वारा भी किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय से जो क्षेत्राधिकार होते हैं, इसके परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी प्राप्त किए गए हैं। राष्ट्रपति कानून से संबंधित या कानून से संबंधित जो बातें होता है, संबंधित किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का काम कर सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय न तो इस प्रकार के जो परामर्श देने को बाध्य है, और न ही राष्ट्रपति ऐसे परामर्श को मानने के लिए भी बाध्य है। राष्ट्रपति का अपना अलग क्षेत्राधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय का अपना क्षेत्राधिकार है, तो दोनों एक दूसरे से क्या है कि एक दूसरे को बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण भी करने का काम कर सकता है, और साथ साथ वह राष्ट्रपति के जो पूर्वानुमति होता है उसे न्यायालय से अधिकारियों के वेतन के संबंध में, भत्ते के संबंध में, छुट्टियों के संबंध में एवं सेवा तथा अन्य जो शर्तें होता है इसका निर्धारण करने का भी अधिकार दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को खासकर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए या कार्य कर सके स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से, इसके लिए कई तरह के संवैधानिक प्रावधान भी किए गए हैं। जैसे इसके न्यायाधीशों के नियुक्ति के बाद उसके कार्यकाल की बात आता है, कार्यकाल में सिर्फ महाभियोग के द्वारा ही हटाए जाने की बात किया गया है। जो संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा स्वतंत्रता पर जो यहाँ बात की गई थी, स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए थे, लेकिन फिर से यहाँ 43वें संवैधानिक संशोधन हुआ, उसके द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया, और पुनः 44वें संशोधन द्वारा इसके जो क्षेत्राधिकार थे उसमें कुछ परिवर्तन फिर लाया गया। और लेकिन 1980 ईस्वी में आप देखेंगे कि 1980 ईस्वी के दशक में, यानी उस दशक में इसमें जनहित मुकदमों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित जो क्षेत्राधिकार था इसे काफी वृद्धि कर लिया गया। और इसी प्रकार 1990 के दशक में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में यहाँ बृहद शक्तियां प्रदान की गई है। अब इसके बाद हम देखेंगे, जैसे हमने देखा यहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसकी योग्यता, इसके क्षेत्राधिकार, और उसके बाद आप देखेंगे उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय क्या होता है, इस संबंध में हम कई बातों को यहाँ जिक्र करेंगे कि उच्च न्यायालय से संबंधित यहाँ जब हम देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि उच्च न्यायालय जो होता है, उच्च न्यायालय में खासकर संविधान के अनुसार भारत में जो प्रत्येक व्यक्ति होते हैं, प्रत्येक राज्य में, यानी संविधान के अनुसार भारत के जो भी राज्य हैं, प्रत्येक राज्य में एक या एक से अधिक राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। जरूरी नहीं कि हर राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, एक राज्य में एक हो, लेकिन एक से अधिक राज्यों को मिलाकर भी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। यह जो होता है संबंधित राज्यों से संबंधित, या राज्यों सबसे ऊपर होता है, यानी जो भी राज्य होते हैं राज्य से ऊंचा बनाया गया है उच्च न्यायालय को, और उसे उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। बिहार में जैसे देखेंगे कि बिहार का उच्च न्यायालय जो है
यह पटना में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था, क्योंकि इसके पहले कलकत्ता में भारत यानी बिहार का सुनवाई होता था, लेकिन 1916 में बिहार में पटना नामक जगह पे उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया और आज भी वहीं पर अवस्थित है। और किसी भी उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। पंजाब और हरियाणा में देखेंगे कि पंजाब और हरियाणा दो राज्यों को मिलाकर एक ही उच्च न्यायालय बनाए गए हैं। वह उच्च न्यायालय आपको चंडीगढ़ में देखने के लिए मिलेगा। इसी तरह से कई राज्यों को जोड़कर और एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। अब यहाँ देखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो योग्यता होती है वह योग्यता क्या होनी चाहिए। तो जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की योग्यता को देखा, वहाँ न्यायाधीशों की योग्यता को देखा, तो वहाँ भी वही बात है, इसमें भी वही सेम बातें हैं कि वह भारत का पहले नागरिक होना चाहिए। थोड़ी सी अंतर है कि वह कम से कम 5 वर्षों तक किसी भी न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, यह योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद वह कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में वह अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो होते हैं संसद राज्य के राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से काम करते हैं। इसके बाद उनके अवकाश ग्रहण की जो अवधि होता है वह पूर्व में 62 वर्ष निर्धारित किया गया था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 65 वर्ष निश्चित कर दिया गया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के साथ जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी न्यायाधीश के जो भी न्यायाधीश होते हैं, किसी भी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में यानी कि उच्च न्यायालय में दूसरे न्यायालय में तबादला करने का अधिकार प्रदान है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिर्फ महाभियोग के द्वारा ही हटाने का प्रावधान किया गया है। फिर इसके क्षेत्राधिकार के न्यायाधीश की योग्यता, क्षेत्राधिकार आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। तो क्षेत्राधिकार में देखेंगे संविधान द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संविधान लागू होने से पूर्व उच्च न्यायालय को जो अधिकार प्राप्त था वह वही अधिकार क्षेत्र उन्हें प्राप्त रहेगा। वर्तमान समय में जैसे उच्च न्यायालय में निम्नलिखित क्षेत्राधिकार दिए गए हैं, इन क्षेत्राधिकार में अगर देखेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के संबंध में, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में पाएंगे कि मौलिक अधिकारों से संबंधित तथा बाद इसके भी जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हैं मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से, बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश के द्वारा या प्रतिबंध लेख के द्वारा अधिकार परीक्षा और कहा जाए कि उत्प्रेषण के लेखों यहाँ जो अभिप्रेषण का लेखा जारी करने का अधिकार भी यहाँ दिया गया है। इसके अलावा पाएंगे कि तलाक का, इसके बाद वसीयत का, न्यायालय का जो मानहानि होता है इत्यादि से संबंधित मुकदमे पर भी इसका जो क्षेत्राधिकार होता है वह निश्चित है। अब अपीलीय पदाधिकार में देखेंगे, अपीलीय क्षेत्राधिकार में तो अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए जो निम्नलिखित प्रकार के अगर हम कहें तो वहां निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने की कार्य किए जा सकते हैं। जैसे अलग अलग ढंग से हम कहें कि वैसी दीवानी मुकदमे जिसमें 5,000 रुपये या उससे अधिक की राशि या संपत्ति का प्रश्न निहित होता है उसे हम उच्च न्यायालय में लेके जा सकते हैं। इसके बाद हम देखें दूसरे खंड में, दूसरे पॉइंट में कि वैसे फौजदारी मुकदमा की अपील अगर हम चाहें कि उच्च न्यायालय में ले जाने के लिए जिसमें किसी अभियुक्त का यहाँ कम से कम 4 वर्ष की सजा दी गई हो या इससे अधिक का कारावास की सजा देने का प्रावधान किया गया हो। इसके बाद तीसरे पॉइंट में देखेंगे कि अधीनस्थ न्यायालय जो है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई फांसी की सजा की पुष्टि भी करना होता है तो उच्च न्यायालय द्वारा यह अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि मृत्युदंड की सजा के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। और इसके साथ चौथे पॉइंट के रूप में हम देखें तो वैसे समस्त जो विवाद होते हैं, किसी भी तरह के जो सारे विवाद होते हैं, वैसे विवाद जिसमें संविधान की यहाँ व्याख्या प्रश्न निहित हो जाता है। और इसके अलावा अगर कहा जाए कि उच्च न्यायालय जो है एवं सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन का भी अधिकार दिया गया है। और खासकर उच्च न्यायालय को अभी जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय की तरह जनहितवाद सुनने का भी अधिकार प्रदान है। इसे अपने अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं उसे न्यायालयों का निरीक्षण करने का भी अधिकार प्रदान है। पुनः राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय के अलावा जिला स्तर पर, यहाँ सब डिवीजन स्तर पर फौजदारी, दीवानी और राजस्व से संबंधित जो बातें हैं या मामलों की सुनवाई के लिए अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। इससे निम्न स्तर पर ग्राम कचहरी है, यानी सबसे निम्न स्तर पर जो मैंने इसके पहले जिक्र किया हुआ था कि सबसे निम्न स्तर पर ग्राम कचहरी है और जिसे 100 रुपये जुर्माना और 1 माह की सजा देने का भी अधिकार दिया गया है। और साथ में 500 रुपये तक के दीवानी मुकदमे की सुनवाई ग्राम कचहरी में करने का अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि
संसदीय लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं, इसमें राज्य की कार्यपालिका और विधान पालिका के संबंधित और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की बातों को हम लोगों ने देखा। और आज हम लोगों का यह अध्याय भी समाप्त होता है और आज का सीरीज भी समाप्त होता है। पुनः हम अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ, अगले अध्याय के साथ मिलते हैं। तब तक आपको फिर एक बार याद दिला देते हैं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो निश्चित कर लें, क्योंकि आपको ही इससे लाभ होने की संभावनाएं ज़्यादा है। और इस तरह से आज सभी को एक बार पुनः मेरे तरफ से धन्यवाद।